क्या है, राजस्थान एक ऐसा स्टेट रहा है जहां सत्ता में कोई भी आए, चाहे भैरव सिंह शेखावत के जमाने से हम बात करें या फिर वसुंधरा पहले भी जीती हैं, गहलोत जीते हैं 2 बार, हमेशा जो फाइट है वो नेक टू नेक रहता है, सत्ता में कोई भी रहे। मगर इस बार के जो नतीजे हैं बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगे कांग्रेस को। साथ ही साथ एक बड़ी बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस चुनाव में एक मैसेज जरूर है, और वो है दिल्ली का। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्य थे जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई थी। जहां लोगों को विकल्प नहीं मिला वहां लोगों ने कांग्रेस और भाजपा में से किसी एक को चुना, कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने भाजपा को वोट दिया। मगर जैसे ही उन्हें एक अल्टरनेटिव मिला, एक विकल्प मिला, लोगों ने भाजपा को छोड़ दिया। जाहिर तौर पर दिल्ली में भी भाजपा पिछले 15 साल से विपक्ष में है, और आज उसे अगर बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल पहले जो पार्टी बनी है वो अगर आज कांटे की टक्कर दे रही है भाजपा को, तो एक मैसेज भाजपा के लिए भी है। वो इस मुगालते में नहीं रह सकते कि कांग्रेस का जो सीधा एंटी इनकम्बेंसी का वोट है उन्हीं के खाते में जाएगा। दिल्ली एक छोटा राज्य भले ही है, मगर एक बड़ा मैसेज दिल्ली से भाजपा के लिए भी है और नरेंद्र मोदी के लिए भी है कि अगर मोदी का जादू चलता तो दिल्ली में भी चलता। और जाहिर तौर पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा कैंपेन किया था, सबसे ज्यादा उनका असर पड़ना चाहिए था। अगर केजरीवाल यहां पर खड़े हैं तो एक मैसेज बीजेपी के लिए यह है कि आप लोगों को फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस से नाराज होकर जरूरी नहीं है लोग भाजपा के पास जाएं, उन्हें एक अच्छा विकल्प मिलेगा, एक अच्छा नेता मिलेगा, लोग वहां भी जाएंगे। जयशील, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोदी को कुछ मिल सकता है इस सिलसिले में, लेकिन दिल्ली में आके मोदी भी नाकाम नजर आते हैं। इस बार चेहरों की सियासत चली है। बीजेपी ने मोदी को सामने रखा, कांग्रेस ने राहुल को सामने रखा, और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल आपके सामने खड़े होते हैं। मोदी को जिस तरह से बताया गया है बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन एक यही कहें कि नौमौलूद बिल्कुल अभी पैदा होने वाले बच्चे की तरह अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने खड़े होते हैं, तो मोदी को भी कहीं ना कहीं आने वाले इंतखाबात के लिए, इलेक्शन के लिए सोचना पड़ेगा दिल्ली के लिए। जी एकदम बहुत बड़ी बात आपने कही जिलानी, और सही बात कही। अगर मैं बताऊं तो हम दिल्ली में घूम रहे थे, और अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनसे हम आज सुबह मिले और जिनसे चर्चा के दौरान हमारी बातचीत हुई, बहुत लोग ऐसे थे जिनकी सिंपैथी थी आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, मगर उन्हें यह एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी ताकत है उनकी। वो ये मानते थे कि एक वोट के स्प्लिट करने वाले हैं, एक वोट खराब करने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो अरविंद केजरीवाल की ताकत को नहीं नाप पाए थे, उनके साथ उनकी सिंपैथी थी, वो भाजपा के साथ थे। अगर किसी कारण से त्रिशंकु विधानसभा रही, कोई सरकार दिल्ली में नहीं बन पाती और फिर से इंतखाबात होते हैं, फिर से चुनाव होते हैं अगर दिल्ली में विधानसभा के, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की पार्टी की ताकत लगभग दुगनी होकर उभरेगी। इतना मैं आपको बता सकता हूं अपनी समझदारी से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डायलेमा में रह गए कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो अंतिम में सिमट के भाजपा और कांग्रेस के बीच रह जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, उन्होंने भाजपा को वोट दिया ये सोच के कि कहीं वोट खराब ना हो जाए आम आदमी पार्टी को देकर। अब इतनी बड़ी ताकत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, लगभग 25-26 उनके विधायक जीत के आ रहे हैं, तो जो बाकी सिंपैथाइजर हैं, जो उनके वोटर नहीं हैं, वो इस बार उनके वोटर बन सकते हैं आने वाले समय में। तो एक चुनौती उन्होंने भाजपा के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी खड़ी कर दी है, और न केवल कांग्रेस और बीजेपी बल्कि तमाम लोग जो अब तक डायलेमा में थे या जिन्होंने जो ये सोच रहे थे, फेंस सिटर जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स में, जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, किसी पार्टी के कैडर नहीं होते हैं, उनके लिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने रास्ता खोल दिया है राजनीति का। जो बात राहुल गांधी कहते रहे हैं कि नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वो काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। राहुल गांधी अपनी पार्टी में कुछ कर नहीं पाए, तमाम बेटे बेटियों को टिकट बांट दिया गया, मध्य प्रदेश में बातें बड़ी बड़ी की गई, जमीन पर कुछ नहीं उतरा, वो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिखाया। तो सबके लिए एक मैसेज है, मैं जैसा आप बता रहे हैं सही बात है, दिल्ली एक बड़ा मैसेज, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, भाजपा, सबके लिए दिल्ली ने एक बड़ा मैसेज दिया है। आपका काफी वसी तजुर्बा है, आपने मुख्तलिफ इलाकों का, रियासतों का दौरा किया है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। मैं ये जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ने इस बार कई जगहों की फहरिस्त बनाई, लिस्ट बनाई थी किसको टिकट दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, तो क्या ये यहां पर चूक हुई, राहुल गांधी का तजुर्बा काम नहीं आया, या फिर इतने दिग्गज नेता उनकी पार्टी में रहे, या उन्हें नजरअंदाज करते हुए, उनकी बात को कानाकानी करते हुए अपनी मर्जी चलाई गई, अपनी मर्जी की सियासत वो चला रहे हैं जो आगे उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो कांग्रेस के लिए अब क्या करना चाहिए, क्या मौका हो सकता है कि आगे वो ऐसी गलतियां ना करे, फिर अपने अपने वजूद को बरकरार रख सके? देखिए एकदम जिलानी सही सवाल है। देखिए कोई भी चुनाव जो होता है वो उसमें किसी एक फैक्टर को निकाल कर देखना वो सही तस्वीर पेश नहीं करेगा। ऐसे में केवल ये कहना कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस की गलती हुई है, केवल एक चीज को देखना है,
एक गलती को मानना है। अगर आप बड़ी तस्वीर देखेंगे किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी रिजल्ट में, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। 2-3 चीजें जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए इस वक्त उनके लिए जो चुनौती है, एक रीजनल लीडरशिप उनको पैदा करना होगा। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान हैं, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, भोपाल से राजनीति करते हैं, वहीं रहते हैं, 5 साल लोगों से जुड़े रहते हैं। कांग्रेस कोई नेता कभी प्रोजेक्ट नहीं करती है इस बात को लेकर कि एक को करेंगे तो दूसरा खिलाफत में खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कोई लीडरशिप नहीं दी। चुनाव से 1 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट किया गया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ज्यादातर राजनीति दिल्ली में करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जब देखते हैं जमीन पर, जब भोपाल में और इंदौर में जो लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो वो देखते हैं कि रीजनल लीडरशिप जब आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी की, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो रीजनल लीडरशिप है, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, वो ज्यादा जमीन से जुड़े दिखते हैं। कांग्रेस में जो दिल्ली का कल्चर है, हाईकमान का कल्चर है, वो उनको बदलना होगा। गुड गवर्नेंस की जो मैंने बात की, जाहिर तौर पर कांग्रेस को रीथिंक करना होगा कि अगर आप सरकार में हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपसे, केवल लोगों को लुभावने वादे करके और केवल प्रो पीपल पॉलिसीज और उनको फ्री में कुछ देकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बड़ा मैसेज जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए है। संगठन को दुरुस्त करना होगा, तमाम तरीके से फिर से उन्हें अपने आप को रिजुवनाइट करना होगा, और समय बहुत कम है। जैसा मैं बता रहा हूं, लोकसभा चुनावों से पहले ये हार कांग्रेस को जाहिर तौर पर बहुत महंगा पड़ने वाली है, और जो मोरल है कैडर्स का, नेताओं का खड़ा करना मुश्किल काम है। जिलानी ने कहा कि बहुत ही अजीबोगरीब मामला रहा है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की बात को नकारा, बिल वापस लेने पर मजबूर किया, तो नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों में कहा कि ये कांग्रेस के जो शहजादे हैं, ये नरेंद्र मोदी के ओहदे का भी पासो लिहाज नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते। ये बातें तक सामने आई हैं, तो क्या ये भी भारी पड़ा? और दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस जिस तरह से अकलियतों को, माइनॉरिटीज को अपना पेटेंट मानती है, ये कहती है कि ये तो हमारा वोट बैंक है, कहीं नहीं जाएगा। क्या इस तरह से ये जो मर्जी चली है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि इस बार माइनॉरिटीज ने भी कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुद्दे अब पार्टियों के नहीं रहे, बल्कि बदनुमानी और महंगाई में हर आदमी उसको झेलता है, हर आदमी उससे मुतासिर होता है। तो क्या ये भी एक फैक्टर रहा है? जी एकदम जिलानी, बहुत सही सवाल उठाया आपने। और अगर दिल्ली के चुनाव नतीजों को देखें, ऐसी सीटें जो कांग्रेस ये मान के चलती थी कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं, ये हम हार नहीं सकते हैं, एक ऐसी धारणा है, और उसको कहीं ना कहीं इस बार पहली बार चैलेंज हुआ है। और कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो वो मान के चलती थी कि माइनॉरिटीज बीजेपी के पास नहीं जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी, वो धारणा कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में कम से कम जरूर मैं आपको बता दूं, चाहे चौधरी मतीन अहमद हो या फिर हारून यूसुफ हो, तमाम बड़े नेता जो माइनॉरिटी सीटों से लड़ते हैं, पिछले 15-15 सालों से जीत रहे हैं, छत्रप हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो एक बात जाहिर तौर पर साफ होकर आई है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज में इस बार ये बात घर कर गई है कि अगर कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव कांग्रेस का मिलता है, भले ही भाजपा के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ जाने में या उनकी जो विचारधारा है उससे जुड़ने में उन्हें भले ही दिक्कत हो रही हो, मगर कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए तैयार है कि जो एक बेहतर राजनीति, एक बेहतर विचारधारा अगर कोई देने के लिए तैयार है, उसके साथ माइनॉरिटी जाने के लिए तैयार है। ये बात दिल्ली विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर तय हो गई है। कई माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी जीती है, और माइनॉरिटीज ने न केवल अपने ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों तक को वोट दिया है। तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ मिल नहीं सकता है इस बात को लेकर कि जो ये आरोप लगाते रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से जो वोटिंग पैटर्न है वो एक तरफ का होता है, कांग्रेस को ही वोट देते हैं। ये सारे मिथक टूट गए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, और अभी नतीजे आ रहे हैं। जब आप एनालिसिस होगा इन सब चीजों का, तो रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग आने वाले हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो पूरी तरीके से माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां तमाम अलग अलग कम्युनिटी के नेताओं, कैंडिडेट्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी ने वोट दिया है। केवल उनको यह विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव, हमें अच्छा अल्टरनेटिव मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है वो वोट देने को तैयार है। कहा कि माइनॉरिटीज ने भी एक मैसेज दे दिया है कांग्रेस को, जिस तरह से वो अपने आप को पेटेंट बनाया था उसने कि ये तो हमारी सीटें नहीं जाएंगी। एक चीज आपने गौर की होगी, मुजफ्फरनगर में जिस तरह के हालात बने, राजस्थान की रैली में राहुल ने कहा था कि आईएसआई के लोग मुजफ्फरनगर में कुछ
कम्युनिटी के लोगों से राब्ते में है, मुलाकात कर रहे हैं, तो इस पर बहुत बड़ा बवाल मचा था। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी एक तबके को मशकूक बना रहे हैं, शक के दायरे में ला रहे हैं। ऐसे वक्त जब इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं 4 रियासतों में, एक जिसको आप अपना पेटेंट मानते थे उसको आप मशकूक कर रहे हैं। एक तरफ ये तबका नाराज हो रहा है, ये एक वजह हो सकती है। फिर उसके बाद जब माफी मांगने की बात आई तो इस पर कोई बात नहीं हुई और किसी माइनॉरिटी लीडर जो कांग्रेस में बड़े पदों पर है उन्होंने भी मुंह नहीं खोला कि हां ये गलत है। जयराम रमेश ने कुछ कहा तो फौरन वो दूसरे दिन अपनी बात से पलट गए। तो क्या ये भी एक फैक्टर है कि माइनॉरिटीज को, खासकर मुसलमानों को ये लगा कि अब ये हमको भी किसी मोदी सामने जब आए तो मोदी हमले कर रहे थे, उन्हें लगा कि कहीं हिंदू वोट बैंक हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो ऐसे में राहुल का ये बयान देना मुसलमानों को दूर करता है कांग्रेस से? जी देखिए, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि इस बयान को लेकर चर्चा जरूर थी। तमाम अलग अलग राज्यों में हम चुनाव प्रचार में गए थे और तमाम, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उनके इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी, इतना मैं आपको बता सकता हूं। और न केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी में, खुद जो कांग्रेस के नेता हैं, भले ही वो खुल के बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मजबूरी ऐसी है कांग्रेस में, जहां जो पहला परिवार है जाहिर तौर पर उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि जो हमें जानकारी है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस बात का इल्म कराया गया था पार्टी की तरफ से कि आपने जो ये बयान दिया है ये गले नहीं उतरा है लोगों के, न केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी के बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने भी इसको अच्छे स्पिरिट में नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास उन्हें हो गया था, पार्टी को हो गया था कि यह बयान गलत समय पे दिया गया और एक गलत बयान है। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ा ये जरूर अभी, जैसा मैंने कहा, जब तक पूरे नतीजे आएंगे और एक किसी मुद्दे को निकाल के आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि आखिर इसका कितना असर पड़ा। एक मोटे तौर पर इतना जरूर बताया जा सकता है ओवरऑल कि इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी में नाराजगी थी। खुद राहुल गांधी को यह एहसास हो गया था कि ये जो उन्होंने बयान दिया है ये बयान गलत था और इसका समय उससे भी ज्यादा गलत था। और साथ ही साथ जो कम्युनिटीज हैं अलग अलग, उनमें भी जो आम वोटर्स थे, आम जो पॉलिटिकल डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों के बीच ये जनरल राय थी कि जो बयान था ये गलत था, उनको नहीं दिया जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके रणनीतिकार हैं, उन्होंने जब ये बात कह दी कि राहुल गांधी को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर यह मैसेज तय था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को खुद एहसास कर रहे थे कि यह बयान उनका गलत था और इससे गलत मैसेज गया था। जी, और एक चीज अशीत, जिस तरह से माहौल अब देखने में मिल रहा है, बीजेपी ने बाकायदा अपनी मुहिम चलाई, वो कामयाब रही। सिर्फ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कांटे का मुकाबला है। एक चीज और जानना चाहेंगे, यूपीए में जो उनके दोस्त है, दीगर पार्टियां हैं, अब कांग्रेस को कितनी मुश्किल होगी तमाम अपने दोस्तों को जोड़े रखने के लिए यूपीए में? देखिए, एकदम ये बहुत ही अब दिलचस्प जो समय आने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प है जिलानी। चुनाव नतीजे आज आए हैं और चुनाव नतीजों का जो असर पड़ने वाला है अलग अलग सूबों में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखिएगा, जाहिर तौर पर इसके बड़े इंपैक्ट होंगे। नरेंद्र मोदी का कद बढ़ना, भाजपा का जीतना उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाएगा। बिहार की सियासत में उससे भी ज्यादा बड़ा भूचाल आएगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर ही भाजपा छोड़ी थी, ऐसे में भाजपा का कद बढ़ना दोनों ही पार्टियों को एग्रेसिव करेगा बिहार में, तो भाजपा बिहार में और ज्यादा एग्रेसिव होगी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी अपने आगे की रणनीति पर सोचना होगा। इसके अलावा आपने सही कहा, जो तमाम दल हैं, चाहे एनसीपी हो या बाकी जो सहयोगी दल हैं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के साथ, उनका क्या रुख होता है। जाहिर तौर पर उनके बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, या तो वो कोशिश करेंगे कि एक बेहतर ठिकाना मिले, फिर से पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट करेंगे। इतना मैं आपको बता सकता हूं, जिस तरह की राजनीति करते हैं जो यूपीए के साथ सहयोगी दल हैं, जाहिर तौर पर फिर से पूरे सिचुएशन को बैठ के इवेल्युएट करेंगे। साथ ही साथ बार्गेनिंग पावर उनकी जरूर बढ़ेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जरूर अपना कद बढ़ाएंगे, कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो जरूर डाउन करके अपनी जो बार्गेनिंग पावर है, चाहे सीटों की बात हो या तमाम अलग अलग मुद्दे हो, उनपे उनका अपर हैंड हो जाएगा, तो काफी फर्क पड़ेगा। सबसे अहम है कि ये जो संसद का सत्र चल रहा है इसका क्या होगा, ये सबसे दिलचस्प है। हालांकि कांग्रेस को इस बात का इल्म पहले से ही था कि चुनाव परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए सत्र बहुत छोटा रखा गया है। 20 दिसंबर तक सत्र है और आज लगभग 2-3 दिनों का सत्र श्रद्धांजलि देने में जा चुका है। मुश्किल से 7-8 दिन बचे हैं और वो भी हंगामे के भेंट चढ़ेंगे जिस तरीके के नतीजे आए हैं। ऐसे नतीजों के बाद सरकार कोई बहुत ज्यादा बिल पास करा पाएगी संसद में, मुश्किल लगता है। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर आक्रामक होगी। ऐसे में इस संसद के सत्र पे भी सवाल उठ गया है। बाकी जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज आनी है, जो चाहे लोकपाल बिल हो या फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल हो,
इनके ऊपर कांग्रेस को फिर से रीथिंक करना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत, बिहार की सियासत, महाराष्ट्र की सियासत, तमाम राज्यों की सियासत वो बदलेंगी, उनके समीकरण बदलेंगे, संसद के सत्र का पूरा जो नजरिया है वो बदल जाएगा। तो काफी कुछ ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इनका असर तमाम अलग अलग सूबों में पड़ेगा, संसद के सत्र पे भी पड़ेगा। जी अशीत, और एक चीज, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में अभी भी टक्कर का मुकाबला है। कांग्रेस 30 सीटें जीत चुकी है और 32 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। यहां का माहौल थोड़ा सा अलग रहा। इलेक्शन से पहले जिस तरह से वहां पर नक्सली हमले में कांग्रेस के सीनियर लीडर मारे गए थे, ये एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस को वहां पर कुछ बढ़त मिल रही है, या फिर जिस तरह से गुटबंदी वहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चल रही थी, रमन सिंह को बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर कहा गया कि काम हो रहा है। तो क्या वजह रही छत्तीसगढ़ की सूरत शक्ल पर, उसकी जो पूरा माहौल है इलाके का, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस पर हम आपकी थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए कहेंगे। जी जिलानी, एकदम मुझे जाने का मौका मिला था छत्तीसगढ़ में और काफी करीब से वहां के चुनावों को, वहां के जो प्रचार थे सभी पार्टियों के तमाम देखने का मौका मिला था। वहां नेताओं से भी, जो राज्य के नेता हैं कांग्रेस के, भाजपा के, तमाम लोगों से बात करने का मौका मिला था। छत्तीसगढ़ कुछ मामलों में जाहिर तौर पर अलग था, वो इस लिहाज से कि जो नक्सली हमला हुआ था, जो चुनावों से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले वहां कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप था उसकी डेथ हो गई थी। तो एक सिंपैथी वेव था। जो साउथ छत्तीसगढ़ है, जो बस्तर का इलाका है, जो राजनांदगांव का इलाका है, जो ट्राइबल एरिया है, जहां फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी, 18 सीटें थी, वहां पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो गया था। केवल जो बस्तर की 12 सीटें थी, वहां से केवल एक सीट कांग्रेस को कवासी लखमा जीते थे और बाकी जो 11 सीटें थी वो भाजपा के पाले में थी। तो नाराजगी उस आदिवासियों में रमन सिंह के खिलाफ उतनी नहीं थी जितनी विधायकों के खिलाफ थी। तो एक चीज साफ तौर पर दिख रहा था कि रमन सिंह पॉपुलर थे छत्तीसगढ़ में, मगर वहां विधायकों के खिलाफ असंतोष था। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी यही दिक्कत थी, मगर शिवराज सिंह चौहान ने हिम्मत दिखाई थी और अपने एमएलए के टिकट काटे थे। बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के मध्य प्रदेश में टिकट काटे गए, मगर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह वो हौसला नहीं दिखा पाए। जो तमाम विधायक थे, ज्यादातर विधायकों को दोबारा खड़ा किया गया और ये वही सीटें हैं जो एमएलए पिछली बार भाजपा के जीते हुए थे, वो तमाम हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के खिलाफ भी होता है, राज्य में रमन सिंह सरकार के खिलाफ भी होता है, और एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे लोग नहीं उतना करीबी से देखते हैं, वो जो स्थानीय विधायक या सांसद होता है उसके खिलाफ भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस मायने में छत्तीसगढ़ अलग है कि भाजपा के जो तीसरे रैंक के जो विधायक थे उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भारी पड़ रही है बाकी चीजों पे। फिर भी जो बाकी दो चीजें हैं, रमन सिंह का गुड गवर्नेंस और यूपीए सरकार की नाकामी, वो कहीं ना कहीं भाजपा को अभी भी बचाए हुए है और कहीं ना कहीं रमन सिंह वापस सत्ता के करीब आते हुए दिख रहे हैं। जी अशीत, और एक चीज, छोटा सा सवाल आखिर में कहूंगा, कल सोनिया गांधी की सालगिरह है, किस तरह से मनाई जाएगी इस रिजल्ट के बाद, क्या लगता है आपको? जी देखिए, एक तो ऐसी मजाकिया लहजे में ये चर्चा है कांग्रेस के भीतर कि कल मिजोरम में काउंटिंग है, तो मिजोरम में कांग्रेस जीतने वाली है, तो वो तोहफा शायद जीत के दिन उन्हें मिल जाए। ये एक हल्के अंदाज की बात है, मगर जाहिर तौर पर कोई बहुत ज्यादा तामझाम से नहीं मनाती हैं, सादगी से मनाती हैं अपना जन्मदिन वो। और जन्मदिन ना भी हो तो भी एक जाहिर तौर पर एक उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर झटका जरूर है। 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में रखा। और एक सवाल, जो बड़ा सवाल जिलानी कांग्रेस के भीतर उठने वाला है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच किसी तरह के कोई मतभेद नहीं है, ये बात साफ है, और हो भी नहीं सकते हैं मां बेटे के बीच किसी तरीके के, जिस तरीके के उनके आपस के संबंध हैं। मगर सोनिया गांधी की एक टीम है और राहुल गांधी की एक टीम है जो पूरी तरीके से अलग है कांग्रेस में, जो जानते हैं कांग्रेस की राजनीति, उनके बीच घमासान जाहिर तौर पर होगा। आप देखिएगा, सवाल उठाए जाएंगे। जो सोनिया गांधी की टीम के लोग हैं वो जाहिर तौर पर यह सवाल उठाएंगे कि हमें नकारा साबित किया गया, हमें साइड लगाया गया, हम 10 साल से कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक जीत दिखा रहे हैं, चाहे कर्नाटक में हो या उससे पहले तमाम राज्यों में हो, हमें पीछे कर दिया गया और नई टीम ने टेक ओवर कर लिया है। चाहे वो जो राहुल की टीम का हम नाम नहीं लेंगे, मगर तमाम नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सेकंड रैंक की लीडरशिप है उसमें घमासान होने वाला है। सोनिया गांधी की टीम की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे कि किस तरीके से हमें दरकिनार करके नई टीम काम कर रही है और आखिर उनका नतीजा क्या है और पूरा रिजल्ट आखिर वो क्या दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बहुत कुछ सोचने के लिए है। उन्हें जाहिर तौर पर पूरा देश ये दुआ करेगा, विरोधी भी दुआ करेंगे, विपक्षी दल भी दुआ करेंगे, उनको बिल्कुल अच्छी सेहत मिले, लंबी आयु मिले, मगर जाहिर तौर पर सोचने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। जी शुक्रिया आशीत, इस पूरे मुकम्मल जायजे के लिए। आपने जिस तरह से 4 रियासतों की तफसील हमें बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस
तफसीलात के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली के ईटीवी से अशीत कुणाल। तफसीली इन्होंने गुफ्तगू की हमें इन चारों रियासतों पर। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जब जिंदगी सताए, मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, म्यूजिक, क्रिकेट, कॉमेडी, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचिन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर
जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। तो नाज़रीन, आवाम के फैसले में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली की सीटों पर देखें कि किसने कितनी कामयाबी दर्ज करी है। हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहां 4 सीटों पर जीत दर्ज की है और साथ ही साथ वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 25 सीटों पर अपनी जीत जो है उसका झंडा गाड़ा है और बीजेपी 9 सीटों पर लीड कर रही है। आप पार्टी को अगर हम देखें तो 19 सीटों पर उसने अपनी जीत दर्ज करी है, जो कि काफी बड़ी बात मानी जा रही है। साथ ही साथ 7 सीट पर आप पार्टी लीड कर रही है और दूसरी अगर पार्टियों की हम बात करें तो सब 1 सीट जो है वो हासिल हुई है और 1 सीट पर लीड भी कर रही है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने 130 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है और लीड कर रही है 27 सीटों पर। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 38 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत यहां दर्ज करवाई है और कांग्रेस लीड कर रही है 28 सीटों पर। बीएसपी ने 3 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की हम बात, बीएसपी ने 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में जीत जो है वो दर्ज करी है और 2 सीटों पर बीएसपी मध्य प्रदेश में लीड कर रही है। अदर्स ने
एक एक पर अपना खाता खोला है। और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास हैं उसमें बीजेपी 13 सीटों पर लीड कर रही है, 37 सीटों पर उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है।